वेलकम बैक गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं का जो विषय विज्ञान है उसके राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट 2021 का जो द्वितीय प्रैक्टिस पेपर है यानी कि NAS का सेकेंड अभ्यास प्रश्न पत्र है सब्जेक्ट विज्ञान का गाइस पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको समझाने वाले हैं। सो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और गाइस इससे पहले हमने आपके लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ की जो वीडियो है NAS सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दी है, जिसकी हमने प्लेलिस्ट बनाई है और प्लेलिस्ट की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो आप वहाँ से जाके गाइस सारे के सारे सब्जेक्ट की जो वीडियो है सॉल्यूशन के साथ चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो गाइस सबसे पहले हम पढ़ते हैं निर्देश, जो कि हमारा फॉर्मेट है। तो निर्देश हैं 70 प्रश्न है और 70 प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 120 मिनट है। सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जिसमें आपको सही उत्तर में राइट का टिक करना है और आपको रफ कार्य के लिए अलग से पुस्तिका भी दी जाएगी। अभी गाइस हम क्वेश्चन चेक करते हैं। सो गाइस ये जो साइंस का है आपको इसे अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि गाइस साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप समझ लेते हो तो समझ लो, यदि आपने 10th में समझा तो वही आपको 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड ऑल योर कॉलेज टाइम आपको वही चीज़ समझनी है। मतलब कि साइंस एक फंडा है, एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप सिर्फ आपको एक बार समझना है, और जहाँ आपने एक बार समझ लिया तो वो हमेशा एग्जीक्यूट होता जाता है, वो कभी नहीं रुकता। सो गाइस समझने के साथ इसको करेंगे हम स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन देखोगे आप, यहाँ कुछ बर्तन दिखाए गए हैं जो शुद्ध एल्यूमिनियम से बने हैं। आप देख सकते हो 3 बर्तन हैं, तीनों के तीनों चम्मच हैं और तीनों के तीनों एक ही एलिमेंट यानी कि एक ही तत्व से बने हैं। वो क्या है गाइस? वो है आपका एल्यूमिनियम। ओके, वो क्या? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एल्यूमिनियम समान तापमान पर ठोस स्वरूप में रहता है। ओके, आपने देखा होगा। तो उसका गलनांक 660 डिग्री सेल्सियस है। गलनांक मतलब कि जिस ताप पर वो पिघल के द्रव्य बन जाएगा, है ना। तो 660 डिग्री सेल्सियस में वह पिघल कर द्रव्य हो जाएगा। और क्वथनांक 2519 यानी 2519 डिग्री सेल्सियस है, यानी जिसमें वह वाष्प अवस्था में आ जाएगा। अगर इन तीनों बर्तनों को एक साथ गर्म करने को रख दिया जाए जहां तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कौन सा बर्तन सबसे पहले पिघलेगा? ऑप्शन है केवल चम्मच, केवल कांटा, केवल चाकू, या डी तीनों बर्तन चम्मच, कांटा और चाकू एक साथ 660 डिग्री पर पिघलेंगे। तो गाइज आपका जो आंसर होगा वो होगा डी वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि गाइज तीनों के तीनों तत्व ध्यान दीजिए आप एक ही मेटल से बने हैं और एल्यूमिनियम है वो मेटल, और एल्यूमिनियम गलनांक क्या है? 660 डिग्री। तो ये भी एल्यूमिनियम से बना है, ये भी एल्यूमिनियम बना है और ये भी एल्यूमिनियम से बना है। तो जो तीनों के तीनों एक साथ पिघलेंगे, तो इसका आंसर होगा इस डी। अगर अलग अलग मेटल होता है, यानी कि एक एल्यूमिनियम, एक लोहा, एक तांबा, तो हम कह सकते थे कि यार इसका पहले होगा, पर यहाँ पर क्या होगा? तीनों के तीनों एक साथ पिघलेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक एक प्रतिक्रियाशील धातु है, उसके एक टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से भरे टेस्ट ट्यूब में डाला गया। ट्यूब में बने बुलबुलों से पता चला कि कोई गैस निकलती है। ठीक है, जब अम्ल डालते हैं तो पता चला कि कोई गैस निकलती है भाई। फिर जब एक जलती हुई माचिस की तिली को टेस्ट ट्यूब के पास लाया गया तो पॉप की आवाज़ निकलने लगी। कौन सी आवाज़? पॉप की आवाज़। शायद आपने ये क्वेश्चन चैप्टर 2 में भी पढ़ा होगा। तो टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली गैस इनमें से कौन सी हो सकती है? तो गाइज यदि आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे, ओके, जिंक में, जो कि एक क्रियाशील धातु है, तो बुलबुले निकलेंगे। ठीक है, और यदि बुलबुले पास आप कोई माचिस की तिली ले जाओगे या फिर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाओगे और यदि पॉप की आवाज़ निकलती है, तो वो कौन सी गैस होगी? वहाँ पर हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, सिंपल आंसर इसका हाइड्रोजन गैस है यदि पॉप की आवाज़ आ रही है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। थर्ड क्वेश्चन है गाइज, नवंग ने स्कूल में पढ़ा था कि अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा पादपों की वृद्धि में सहायक होती है। ठीक है, यह पता लगाने के लिए कि किस प्रकार की मृदा पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त है, उसने एक परीक्षण किया। उसने एक गिलास में बालू, दूसरे में चिकनी मिट्टी और तीसरे में ह्यूमस युक्त मृदा ली। मतलब कि तीनों की तीनों मृदा अलग अलग प्रकार की हैं, अलग अलग इनकी उर्वरता क्षमता होगी। और फिर वह प्रत्येक गिलास में थोड़ा पानी डाल देता है, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है।
कौन सी मृदा पादपों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी है? बालू वाली, मृतिका वाली, ह्यूमस युक्त मृदा, या इनमें से कोई भी नहीं? तो गाइज सबसे ज़्यादा जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होती है वो ह्यूमस युक्त मृदा होती है। आपने पढ़ा होगा इसमें ज़्यादा ह्यूमस है, वो ज़्यादा अच्छी उपज देगी। तो कौन सी मृदा आपको टिक करना है? आपको सिंपली टिक करना है ह्यूमस युक्त मृदा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, श्याम ने 4 पात्र, ठीक है, A, B, C और D में कुछ मात्रा में पानी भरा और प्रत्येक पात्र में पानी का स्तर नोट किया, ठीक है। फिर उसने प्रत्येक पात्र में पानी की मात्रा को दोगुना किया। नीचे पानी को दोगुना करने के पहले मूल पात्र दिखाया गया है। इनमें से किस पात्र में पानी का स्तर पहले से एकदम दोगुना हो जाएगा? तो इसमें आपको सिंपली समझना होगा। तो A है, V है, C है और D है। तो इसका जो गैस 4th वाले का आंसर है वो आपका D। क्या है? D। क्योंकि इसका जो सेव है आप ध्यान से नोटिस करो, ऊपर से नीचे तक सेम है। इसका थोड़ा हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इसकी मोटाई कम होगी, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मोटाई ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर से कुछ ज़्यादा सकरा है, यहाँ पर से नीचे से सकरा है, यहाँ पर ऊपर से सकरा है, और यहाँ पर देखो एक समान है। तो यदि पानी डबल होगा तो आपको इजली इसमें समझ में आएगा, इन तीनों में या इसमें। सिंपल सी बात, उसका आकार सेम है तो आपको इसमें सिंपली समझ में आ जाएगा कि उसका आकार डबल हो चुका है। तो इसका आंसर आपको कॉमन सेंसली पता चल जाएगा कि डी वाला है, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन है, अगर आप भूकंप के दौरान घर के बाहर हैं तो इनमें से कौन सा स्थान सबसे सुरक्षित है? तो यार भूकंप में सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती है वो होती है खुली जगह, ठीक है। तो आपको टिक करनी है खुली जगह, क्योंकि यहाँ पर कुछ गिरने की मतलब खुली जगह में आप रहोगे तो ना आपका गिरने का चांस रहेगा। आप इमारत के पास खड़े होगे तो इमारत गिर सकती है आपके पास, वृक्ष गिर सकता है आपके ऊपर, सेतु में आपका पानी उफान आ सकता है और आप पानी में डूब सकते हो, लेकिन खुली जगह में आप सेफ रहोगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, प्रकाश की एक किरण तब अपरिवर्तित होती है जब वह किसी चमकदार मतलब परत से न टकराए। चमकदार परत से टकराए तब वो अपरिवर्तित होगी, यानी कि वहीं की वहीं रहेगी, वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगी, है ना। तो धातु चमकदार होती है, इसमें नहीं होगी। और इसमें जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा डी वाला, कि दोनों माध्यमों में अपवर्तनांक अलग होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, गर्म पानी से भरे गिलास में रखने पर इनमें से कौन सी वस्तु सबसे तीव्र गति से गर्म होगी? तो गर्म पानी से भरने पर आपका जो सबसे तीव्र गर्म होता है वो होता है गाइज धातु, ठीक है। धातु, यदि आप धातु की बोतल में गर्म पानी रखते हो तो देखोगे कि मेसी मिल्टन की बोतल आती है ना, वो 10 से 12 घंटे तक पानी गर्म रखती हैं, क्योंकि धातु में एक वो गुण ही पाया जाता है कि गलनांक अधिक होता है। देन गाइज क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जो द्रव्य विद्युत का चालन करते हैं वे खालिस्तान के विलयन होते हैं। मतलब कि द्रव्य जिसमें विद्युत का परिवहन हो सके, जिसमें विद्युत काम करे, ओके। तो गाइज जब आपका जल गंदा होता है, मतलब कि बिल्कुल शुद्ध नहीं होता है, गंदा होता है, थोड़ा खट्टा टाइप से होता है, जब उसमें अम्ल उपस्थित होते हैं तब उसमें H+ आयन बनते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन, तो वो विद्युत का चालन करता है। तो यहाँ पर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल अम्ल, क्योंकि अम्ल में H+ आयन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, तालिका के अनुसार ध्वनि तीव्रता से उस पदार्थ से प्रवाहित होती है, मतलब ध्वनि तीव्रता किस पदार्थ से प्रवाहित होती है? तो आपका जिसमें क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका डी। तो ध्वनि जो है कुछ ऐसे कण से बनती है जो कि एक साथ होते हैं, यानी करीब होते हैं। मान लो कि 5, 6, 7, 8 कण है, ठीक है। जब जे इसमें धक्का लगेगा या थोड़ा सा वायु का प्रेशर, किसी चीज़ का प्रेशर, दबाव पड़ेगा तो ये आपस में टकराएंगे, ओके। जब ये आपस में टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। आसानी से बाष्प में नहीं, उसमें चालक से नहीं, कण से होती है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंपल क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज आपका, यहाँ 4 अलग पादपों को भाग दिए गए हैं, मतलब कि सभी के तने के और पत्ती के भाग दिए हैं, आप देख सकते हो। और पादप का और पादप गा
यानी कि इसमें और इसमें दिखाए गए समूह में रखा गया है। और पादप खा, घा और घा में अलग समूह में रखा गया है। यानी कि जैसे मान लो कि समूह नंबर फर्स्ट में है और ये वाले समूह नंबर सेकेंड में है। तो नीचे दी गई किन विशेषताओं के आधार पर इन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब कि ये एक समूह में क्यों है और ये दूसरे समूह में क्यों है। तो गाइस आप ध्यान से देखो, इसकी पत्ती और इसकी पत्ती एक समान है और इसकी पत्ती और इसकी पत्ती की डिज़ाइन एक समान है। इस कारण ये एक में है और ये दूसरे अलग में है। ठीक है, तो क्या देखोगे आप, पत्तियों की बनावट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 11। तो वो है एक द्रव्य जो विद्युत का संचालन करता है उसे विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मतलब कि जिस पदार्थ से, जिस चीज़ से होकर विद्युत चालन करे वो कहलाती है इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से कौन सी विशेषता इलेक्ट्रोलाइट की होनी चाहिए। मतलब कि क्या विशेषता है जो विद्युत को चालन करे। तो इसमें जो विशेषता होगी गाइस वो होगी आपकी सी वाली, यानी कि इसके विलयन में मुक्त आयन होने चाहिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 12 है। जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि रवि 3 गिलासों में पानी और नमक को तब तक मिलाता है जब तक कि नमक पानी में पूरी तरह विलय हो जाता है। मतलब विलय का मतलब होगा यहाँ पर जब तक कि नमक पूरी तरह पानी में मिल जाता है। ओके, घुल जाता है। तो फिर वह तीनों गिलासों में से पानी के स्वाद को चखता है, उसे क्या पता चलता है। ये देखें तो मतलब कि पहली वाली गिलास तो पानी का स्वाद सबसे अधिक नमकीन है। बी गिलास देखें तो स्वाद सबसे अधिक नमकीन है। देन सी वाला देखें तो पानी का स्वाद सबसे अधिक नमकीन है। यानी कि तीनों की तीनों कंडीशन में आपको पानी का स्वाद एक समान देखने को मिल रहा है। और डी सभी गिलासों का पानी एक समान नमकीन है। तो गाइस आप देखोगे जब तक डालता है जब तक कि विलय ना हो, मतलब कि जब तक कि घुले ना। तो जब तक घुलेगा तो सभी के सभी गिलासों में नमकीन स्वाद ही देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। अपने शरीर के वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए शिशुओं को वयस्कों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि जो 50 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं वो 5 किलो प्रोटीन खाते हैं तो मतलब कि उन्हें, मतलब कोई भी चीज़ खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं तो 5 किलो वजन ही मिलता है। लेकिन यदि शिशु 5 किलो प्रोटीन खाते हैं तो उन्हें 5 किलो ना मिल के 2 या 2.5 किलो वजन मिलता है, इस टाइप से। तो इसका कारण क्या होगा। तो कारण आपको देखना है, प्रोटीन खाने की आदत होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा, आदत से कोई मैटर नहीं होता है। यहाँ पर एज मैटर करती है। क्या एज, और एज में भी क्या मैटर करता है आपका, यहाँ पर एज में मैटर करता है गाइस जो डी वाला ऑप्शन। यानी कि अधिक प्रोटीन बर्बाद होता है क्योंकि प्रोटीन को ठीक से पचा नहीं पाते हैं बच्चे, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र है उतना ज़्यादा परिपक्व नहीं होता है। ठीक है, अभी गाइस आंसर देख लेते हैं। तो तालिका में पेट्रोलियम से बने यौगिकों को श्रेणीबद्ध करके कार्बन की परमाणु संख्या को दर्शाया गया है, जो कि कितनी है गाइस, कार्बन की 4 होती है। ठीक है, प्लस करो या माइनस करो। तो इसमें जब पूछा है तो उसका आंसर है गाइस आपका 14 का ए वाला। यानी कि पदार्थ में ऑक्टेन होगा तो किस में होगा, पेट्रोल में होगा। आपको टिक कर देना है पेट्रोल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम 4 समान पात्रों को 100 ग्राम पानी लेता है और उनमें पदार्थ मिलाता है। क्या, 5 ग्राम नमक, शहद, नारियल का तेल और चॉक पाउडर। 5 घंटे के बाद सभी पात्रों को धूप में रखता है। तो पात्र से पानी की कम मात्रा वाष्पित होने की संभावना है। मतलब कि कौन सा इसमें पात्र होगा जो पानी की कम मात्रा को मतलब कि वाष्पित होने देगा, नमक वाला, शहद वाला या चॉक वाला। तो गाइज इसमें जो आपका आंसर होगा वो सी, यानी कि पात्र जिसमें नारियल का तेल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हो। फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं और उनकी खुशबू भी विभिन्न प्रकार की होती है। फूलों में विभिन्न रंग और खुशबू होने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो मुख्य उद्देश्य है फूलों में वो होता है परागण के लिए, अधिक कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, जिसमें अधिक से अधिक कीड़े उनके पास आएँ। 17वां है, अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होगी। तो गाइज इसका जो एक रिलेशन बनता है वो होता है डी से, न्यूटन मीटर का स्क्वायर। क्योंकि दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल और पास्कल का जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी 18 देखें तो ऊपर दी गई प्रतिक्रिया में लोहे की संयोजकता क्या है। तो लोहे की संयोजकता आप देख सकते हो
वो हमेशा मतलब यहाँ पर होती है 18 वाले क्वेश्चन में होगी वो 3। ठीक है, अभी गाइस आंसर देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो दी गई आकृति के अनुसार ध्वनि तरंग P की तुलना में ध्वनि तरंग Q प्रबल है, त्वरत्व वाली है। तो 19 में आएगा गाइस आपका कम त्वरत्व वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है टार्च सर्च लाइट बल्ब कहाँ लगे होते हैं। तो बल्ब लगे होते हैं गाइस आपके परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 21वां क्वेश्चन है शीला और दोस्त लुप्तप्राय प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सी सही है। तो गाइस यहाँ पर जो सही बात बोल रही है आपकी 21वें क्वेश्चन में वो है तौफिक। यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो विलुप्त हो सकती हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 जो है तो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है आपका वी वाला, यानी कि पृथ्वी पर जल चक्र। क्वेश्चन नंबर 23 देखें तो जल, पवन, बर्फ द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। निम्नलिखित में से किसका संभवतः मृदा अपरदन पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। खनन गतिविधियों का, यदि आप खोदोगे किसी चीज़ को तो प्रभाव तो पड़ेगा भाई बराबर। निर्माण कार्य पर नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप जोड़ रहे हो। ओके, तोड़ नहीं रहे हो, आप जोड़ रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा कम होगा। घास को उखाड़े बिना ऊपर से काटना, तो गाइस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन घास को उखाड़ नहीं रहे हो तो घास मृदा को पकड़ेगी, यानी कि नुकसान नहीं हो रहा है, उल्टा फ़ायदा हो रहा है मृदा का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका इनमें से क्या पुरुष जनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। वृषांश, शिशांश, अंडवाहिनी या शुक्रवाहिनी। तो जो गाइस अंडवाहिनी है आपकी, अंडवाहिनी होती है महिलाओं में, पुरुषों में नहीं होती है। ठीक है, पुरुषों में शुक्रवाहिनी होती है और मादाओं में अंडवाहिनी। तो इसका आंसर होगा गाइस आपका क्या, अंडवाहिनी तंत्र नहीं होगा। ठीक है, आंसर होगा आपका सी, अंडवाहिनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्र में परावर्तन कोण क्या होगा। तो परावर्तन कोण आई आपको पता ही है ना। तो इसमें जो परावर्तन कोण गाइस बन रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में वो है 30 अंश का। इसका माइनस कर दोगे, आधा कर दोगे तो। ठीक है, एक वायरस जीवाणु से अलग कैसे होता है। क्योंकि वायरस बैक्टीरिया मतलब बता देते हैं इसका आंसर इसके हिसाब से। तो एक टीके के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, यह पादपों में रोगों का कारण बन सकता है, यह खुली आंखों से नहीं दिखता, जीवित कोशिका के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता। तो गाइस इसमें जो आपका है जीवित कोशिका के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता है, इस टाइप से अलग होता है। क्योंकि जो जीवाणु होता है वो प्रजनन कर सकता है और वायरस प्रजनन नहीं कर सकता है। ठीक है, 27 देखोगे तो इस चित्र में माता के शरीर में अंदर बच्चा दिखाया गया है। आप देख सकते हो ये जो हमारा स्टोमच यानी कि पेट की संरचना होती है माताओं की, उसके अंदर शिशु की संरचना है। ठीक है, तो एक नालिका जैसी संरचना माता के बच्चे से जोड़ती है। ये नालिका की संरचना का आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से है ना। इसका पोषण होता है। तो नालिका माता का शरीर, इसमें आप पढ़ो तो यह नालिका ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता के शरीर के बच्चे के शरीर तक ले जाती है। इस नालिका द्वारा सबका सब मटेरियल जो है खाने पीने का वो बच्चे पास जाता है। यही नालिका बच्चे के शरीर का अपशिष्ट पदार्थ को लेकर माता के शरीर तक ले जाती है, और जो अपशिष्ट होता है उसका मल मूत्र वो भी माता के शरीर पर ले जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तब इस नालिका की आवश्यकता नहीं रहती और इसे काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा ऑक्सीजन खुद न बनाने लगता है, क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चे के पाचन अंग एवं फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं। तो गाइस इसमें जो आपका आंसर है वो आपका गाइस आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बच्चे के जो पाचन एवं फेफड़े सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका रामू ने नीचे दी गई कुछ चीज़ों को अपने बगीचे में एक कोने में गाड़ दिया। तो यदि उसको 5 साल के बाद खोदा जाए तो क्या होगा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक की थैलियाँ आपको जैसे तैसे देखने को मिलेंगी। ठीक है, 29वां है दिशा ढूंढने के लिए यात्री चुंबकीय कंपास के अलावा और किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो गाइस चुंबकीय कंपास का उपयोग तो करते ही करते हैं, साथ ही वो तारामंडलों को
पहचानना उनका खुद का काम होता है, वो खुद से तारामंडल को पहचानते हैं और सर्च करते हैं। ठीक है, तारासी सप्तार्षी होता है और अलग तारामंडल होते हैं, उनको देख के वो आगे जाते हैं। देन तीसरा है जिराफ विश्व के सबसे ऊंचे प्राणियों में से है, जबकि गोल्ड फिश काफ़ी छोटी है। जिराफ की कोशिकाएं और गोल्ड फिश की कोशिकाओं के आकार की तुलना के बारे में क्या कहा जा सकता है? जिराफ की कोशिकाएं बड़ी होती हैं, गोल्ड फिश की कोशिकाएं बड़ी होती हैं। दी गई जानकारी के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता। यह प्राणियों की कोशिकाओं का औसत आकार लगभग समान होता है। तो यदि जिराफ बड़ा है तो उसकी कोशिका कैसी होंगी? सिंपल है, उसकी कोशिका का औसत आकार लगभग समान होता है दोनों ही कोशिका का। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देखोगे तो 31 में पूछा गया है, सोहेल ने एक केप में रखकर फिल्टर पेपर पी के माध्यम से कीचड़ वाले पानी का एक नमूना छाना। उसने देखा कि छानने के बाद भी जमा हुआ पानी मैला था। तो जब उन्होंने एक फिल्टर पेपर क्यू के माध्यम से उसी मैले पानी का एक नमूना छाना तो छानने के बाद जमा हुआ पानी बिल्कुल साफ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सोहेल का अवलोकन की व्याख्या करता है? तो गाइस इसका जो आंसर 31 का वो आंसर है आपका सी वाला, यानी कि फिल्टर पेपर क्यू में तुलना से छेद होते हैं। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में प्रोवाइड होंगे। पार्ट 2 को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लो, जिससे जल्द से जल्द आपको वह वीडियो प्रोवाइड हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे पार्ट 2 में।